हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी जुडिशरी एकेडमी के नाम से ही है। आज का एक वीडियो स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसके अंदर हम टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस आरजेएस पेपर्स के अंदर, मेंस के एग्जाम्स के अंदर आए हुए थे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा, कोई 4 का होगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन अभी मैंने इसके अंदर डील नहीं किए हैं। अगर आपका वीडियो को अच्छा लगता है, आपको ऐसे और क्वेश्चंस भी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि प्लीज़ पोस्ट मोर ऑफ दीज वीडियोस। तो मैं ऐसे और वीडियोस 10 क्वेश्चंस को लेकर बनाती रहूँगी। सो आज का जो वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अ पर्सन who creates the resistance in execution of a decree, what remedies are available to decree holder against such person। यानी कि अगर कोई भी पर्सन एक डिक्री को एग्जीक्यूट करने के अंदर रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, कोई रुकावटें लाता है, तो जो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में वो डिक्री दी गई है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी उस पर्सन के खिलाफ। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था, आरजेएस 2017 और 18 का क्वेश्चन है। देखो, मेंस का मेरे पर्सपेक्टिव से जो आंसर राइटिंग होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहली बात तो वो कितने मार्क्स का है और उसमें आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। जजमेंट राइटिंग में आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो भी जजमेंट राइटिंग आती है उसको सोचना पड़ता है और फिर आप उसकी आंसर राइटिंग लिखते हो, इसलिए आपके पास टाइम नहीं रहता है कि जो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं और बहुत ज़्यादा अच्छा ये लिखूँ कि ये नहीं लिखूँ। डोंट थिंक, जो क्वेश्चन पूछा है, अब यहाँ पे केवल पूछा है कि उस डिग्री होल्डर के पास में क्या रेमेडीज है, राइट इट डाउन एंड फिनिश इट। चाहे वो 2 लाइन में फिनिश हो, चाहे वो 3 लाइन में फिनिश हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं लिखना। जितना पूछा है उतना ही लिखें। जी, अपनी नॉलेज को मत बताइए कि मुझे बहुत सारा आता है, उन्हें नहीं चाहिए। वो केवल वही चीज़ ढूंढेंगे जो उनके दिमाग में है, और जो मेन आंसर होगा अगर आपने वो लिख दिया, दे आर सेटिस्फाइड और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सो इसका आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु क्रिएट्स अ रेसिस्टेंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द डिक्री होल्डर मे फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सच पर्सन अंडर सेक्शन 74 एंड ऑर्डर 21 रूल 97 ऑफ सीपीसी। ठीक है, कहाँ पे? सीपीसी के सेक्शन 74 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है उसके अगेंस्ट, और ऑर्डर 21 रूल 97 ऑफ सीपीसी के अंदर भी ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर डिक्री होल्डर, जो डिक्री पर्सन है, कोई भी पर्सन है जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, तो डिक्री होल्डर उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। ठीक है, तो क्या करना है? उसको कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ये रेमेडी है, और वो कहाँ पे दी गई है? सेक्शन 74 और ऑर्डर 21 रूल 97। बस खत्म, दिस इज इट। इससे ज़्यादा हमें 2 नंबर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा हमने। Okay, so now let's talk about the question number 2. What is the privileged communication? Privileged communication क्या है? Indian Evidence Act का क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब इट्स काइंड्स इन ब्रीफ। 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ। पहला, आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर है, और दूसरा उसके काइंड्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2017-18 आरजेएस मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। So let's discuss what is privileged communication. The privileged communication is an interaction between the two parties in which the law recognizes a private protected relationship. Whatever is communicated between the parties remain confidential and the law cannot force their disclosure. कहने का मतलब क्या? एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन है? 2 पार्टीज हैं जिन्होंने कोई कम्युनिकेशन करी, उन दोनों के बीच का कोई इंटरेक्शन था, कोई बात करी, ठीक है, और वो दोनों के बीच के अंदर एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन है, वो उनके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है, तो वो कॉन्वर्जेशन क्या होगा? कॉन्फिडेंशियल होगा, और जो लॉ है वो उनके डिस्क्लोजर के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत सिंपल। तो हमने एक बार क्या लिख दिया? प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है वो लिख दिया। अब बात करते हैं इसके काइंड्स की। अब हम बात कर रहे हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन के काइंड्स की। तो 2 तरीके में कम्युनिकेशंस को डिवाइड किया जा सकता है। जो कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो है स्टेट कम्युनिकेशन, और दूसरा है पर्सनल कम्युनिकेशन। स्टेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड
इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये वाले सेक्शन हैं, सेक्शन 121, 123, 124 एंड 125 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और पर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसमें है सेक्शन 122, 126, 130, 131 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आपको जब इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने सेक्शन लिखा 121, इसका टाइटल लिखा और उसके अंदर लिखा दिस कम्युनिकेशन इज प्रिविलेज्ड, आप इसको मतलब इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 122 लिखा, उसका टाइटल लिखा दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। ये कम्युनिकेशन क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। यहाँ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल टाइटल्स दिख रहे थे तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन को जितना पूछा उतना ही आंसर किया गया है, बहुत सारा स्पेस नहीं होता है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, इसीलिए। और अगर आप क्या करते हैं, ज़्यादा लिखने के चक्कर में बहुत छोटा 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 लिख देते हैं, वो इवन एग्जामिनर को बहुत इरिटेट करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खुला खुला भी ना लिखें, सही लिखें कि एग्जामिनर को समझ में आए, वो तरीके से देख पाए उस चीज़ को, बस इतना ही लिखना है। जितना पूछा जाए उतना लिखो, टाइम नहीं है, फालतू में दिमाग मत लगाओ कि ओहो ये लिखूँ नहीं लिखूँ। जो आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन, देन राइट इट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, रिटन ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेन, एंड सेकेंड वन इज द मैलिस ऑफ लॉ एंड मैलिस ऑफ फैक्ट। दोनों ही 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, तीन। अब इनको मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप लोग डिफरेंसेस देखें, उन डिफरेंसेस को आप लोग हमेशा ऐसे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा जाए, बिल्कुल डिवीजन करके, ताकि जो भी एग्जामिनर हो उसको ज़्यादा देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अच्छा डिफरेंस सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे लिखते हैं तो बहुत क्लियर रहता है एग्जामिनेशन के लिए, चेकिंग के अंदर आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगता है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेन में। सबसे पहला मोड के बेसिस पे डिफरेंस किया है हमने। द रिटर्न ऑफ प्लेंट इज ऑलवेज सो मोटो, ठीक है, आप खुद से करेंगे। और जो रिजेक्शन होता है वो एप्लीकेशन के बेस पे भी हो सकता है और सुमोटो भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है बेसिस, हमेशा अगर आप लिख सकते हैं, किसी में बेसिस बना सकते हैं तो ज़रूर ज़रूर बनाइए, ताकि एग्जामिनर को और सही लगे कि हाँ भाई इसने इसके बेसिस पर किया क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। सेकेंड इज द सेकेंड अपील के बारे में है। सेकेंड अपील इज नॉट अलाउड वेयर द प्लेंट इज रिटर्न अंडर द ऑर्डर 7 रूल 10, यानी कि किसी भी ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर अगर आपने किसी भी प्लेंट को रिटर्न करा है तो उसकी सेकेंड अपील नहीं होगी। सेकेंड, अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है तो वहाँ पे सेकेंड अपील फाइल की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next difference on the basis of decree, the order returning a plaint is not a decree, यानी कि जब आप किसी भी प्लेंट को रिटर्न करते हैं, रिटर्न कब होती है बेसिकली, जब मान लीजिए आपने गलत जुरिस्डिक्शन के अंदर प्लेंट फाइल कर दी है, गलत जगह फाइल कर दी है, तब आपकी जो प्लेंट है उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो जब आपकी प्लेंट को रिटर्न किया जाता है, उसका ऑर्डर आता है, तो वो डिक्री नहीं होती। लेकिन अगर आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है तब वो अमाउंट कर सकती है एज अ डिक्री, ठीक है। The next difference is on the basis of revision. Revision can be filed in the case of plaint is returned. अगर आपकी जो प्लेंट है वो रिटर्न हुई है तो आप रिविजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हुई है तो आप रिविजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इट इज एग्जॉस्टेड इन नेचर एंड इट इज नॉट एग्जॉस्टेड इन नेचर, ठीक है। टोटल 5 पॉइंट कवर करें, लेकिन हमने एक अच्छा डिफ्रेंशिएशन दे दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैलिस ऑफ फैक्ट एंड मैलिस ऑफ लॉ। इसमें हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस दोनों तरफ दिए हैं। पहला क्या है, दैट इज द मैलिस ऑफ फैक्ट, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज डन विद द इल विल टूवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इज द मैलिस ऑफ फैक्ट एंड मैलिस ऑफ लॉ। इसमें मैंने दोनों में 3 डिफरेंसेस दिए हैं, 3 मार्क्स के लिए इनफ है, ठीक है। सो नंबर 1 डिफरेंस इज इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज डन विद द इल विल टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल, यानी कि आप जानबूझ करके विद द इल इंटेंशन आप किसी के टूवर्ड्स एक एक्टिविटी करते हैं किसी पर्सन की, दैट इज अ मैलिस ऑफ फैक्ट। मैलिस ऑफ लॉ इज कि आपने रॉन्गफुली विदाउट अ रीजनेबल कॉज कोई एक्ट किया है, ठीक है, गलत तरीके से। दूसरा डिफरेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द मोटिव, आपका मोटिव क्या है उस पर डिपेंड करता है, और ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, मैलिस ऑफ लॉ।
मैलिस ऑफ फैक्ट के अंदर इसको एक्चुअल मैलिस और एक्सप्रेस मैलिस भी कहते हैं, और इसको हम लोग इम्प्लाइड मैलिस कहते हैं, और मतलब कि इसका सेकेंड नेम। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चंस पूछे थे, डिफरेंस बिटवीन द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन मैलिस ऑफ फैक्ट एंड मैलिस ऑफ लॉ, दोनों ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो now let's talk about question number 4. Question number 4 क्या है? For the purpose of the section 498A of IPC 1860, what does a cruelty means? यानी cruelty का मतलब क्या है? अब पूछा कितना है सिर्फ कि cruelty का मतलब क्या है, इसके अलावा उन्होंने आपसे और कोई भी ज्ञान नहीं मांगा है। ये क्वेश्चन आया था RGS 2013 एंड 14 के अंदर। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? अगर आपको कोई आपको इसको इम्प्रूव करना है, कोई अलग तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट दिस इज माई काइंड ऑफ आंसर। सो व्हेन द हस्बैंड और हिज रिलेटिव subject the women to cruelty, it is an offense punishable under section 498 of IPC। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि जब भी कोई हस्बैंड और रिलेटिव हैं वो किसी विमेन के अगेंस्ट क्रूएल्टी करते हैं तो उसे पनिशेबल किया गया है सेक्शन 498 के अंदर, ठीक है, ऑफ द IPC। अब क्रूएल्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? फिजिकल, मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट इंक्लूडिंग द डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी और अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यानी उन्होंने कहा क्रूअल्टी का मतलब क्या है? अत्याचार करना। अत्याचार किया किसी वुमेन के ऊपर तो वो केवल फिजिकल नहीं, फिजिकल के साथ साथ मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, हैरेसमेंट भी हो सकता है, या फिर किसी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल की डॉरी मतलब कि डिमांड रखना। The demand of a car by a mother-in-law from her daughter-in-law by a force or by threatening comes within the ambit of cruelty। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, मान लीजिए किसी की मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ से कहा कि क्या तो तुम कार लेकर आओ, अदरवाइज हम ये कर देंगे या हम तुम्हें घर वापस भेज देंगे, देन दिस इज ऑल्सो एन क्रूअल्टी। तो हमने यहाँ पे क्रूअल्टी को ढंग से समझा दिया। कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 498A ऑफ IPC, ठीक है। दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स में आया था, तो इसके लिए ये इतना काफ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन? इसमें क्या डिफरेंस होता है? सो किडनैपिंग, पहला डिफरेंस देख लेते हैं। किडनैपिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, नेमली फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम गार्जियनशिप। किसी को आपने इंडिया से किडनैप कर दिया या फिर गार्जियनशिप से, लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप किया, तो किडनैपिंग 2 तरीके की होती है और अबडक्शन के कोई काइंड्स ऐसे डिफाइन नहीं है। सेकेंड डिफरेंस, तो ये वाला जो डिफरेंस हो गया वो किसके बेसिस पे हो गया? काइंड्स के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट है द ऑफेंस इज अगेंस्ट द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ अ गार्डियन। जो ऑफेंस होता है यहाँ पे वो किसके अगेंस्ट होता है? लॉफुल गार्जियनशिप के अगेंस्ट होता है ऑफ अ गार्डियन, यानी आपने गार्डियन का किडनैप किया। यहाँ पे जो ऑफेंस है वो किसके अगेंस्ट है? द अबडक्टेड पर्सन हिमसेल्फ और हस्बैंड, यानी कि जिसको आपने उठा लिया उस पर्सन के अगेंस्ट है, मतलब सॉरी अबडक्ट कर दिया तो ये उसके अगेंस्ट है। आगे बात करते हैं। So the next difference is the legal importance of the intention of a kidnapper is negligible। यहाँ पे किडनैपर का जो भी इंटेंशन है लीगल, उसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर अबडक्शन के केस की बात की जाए तो वहाँ पे उसका इंटेंशन की एक लीगल इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया हमारे इंटेंशन के बेसिस पे डिफरेंस। नेक्स्ट है द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज मोस्टली कमिटेड बाय एंटाइसिंग द पर्सन किडनैप्ड। ये कैसे किया जाता है? ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग क्या होगा? आपने किसी को पर्टिकुलरली वहाँ से किसी भी पर्सन को उसकी गार्जियनशिप से किडनैप किया। द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन इज कमिटेड बाय द फोर्स, कंपल्शन और डिसाइडफुल मीन्स। यहाँ पे आपने किससे किया? उसको फोर्स से, जबरदस्ती उसको वहाँ से उठाया, या फिर आपने कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ करी, उस तरीके से ऑफेंस कमिट किया। द फिफ्थ डिफरेंस इज इन वन टाइम दिस ऑफेंस इज कंप्लीटेड। एक ही बार में होता है, और ये वाला जो है वो है कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। सो ये तो हो गए 5 डिफरेंसेस टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द किडनैपिंग एंड अबडक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5, जितना पूछा उतना लिखा, टेबुलर फॉर्म में लिखा, डिफरेंसेस ऑलवेज राइट इन टेबुलर फॉर्म। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। So now talking about the question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? How and when a magistrate of a first class can issue process in a private complaint? Private complaint के अंदर issue process कैसे होगा by the magistrate of first class? क्वेश्चन ये है। 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, how and when, कैसे करेंगे,
ठीक है। सो सबसे पहले इसका सेक्शन मेंशन कर देते हैं, वो है सेक्शन 204 ऑफ द सीआरपीसी, जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो इशू प्रोसेस कर सकता है इन अ प्राइवेट कंप्लेंट। तो पहले तो मेंशन कर दिया हमने इसका सेक्शन। अब आंसर करते हैं ज़रा कि कब वो इशू प्रोसेस कर सकता है। अगर if in the opinion of a magistrate taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding and the case appears to be, देखो सबसे पहले आंसर किसका किया जा रहा है कि कब ऐसा वो करेगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है जिस ऑफेंस का वो कॉग्निजेंस ले रहा है और वहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं और केस कौन सा है, पहला समन केस है, तो वो इशू कर सकता है, ही शैल इशू हिज समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के कैसे करेगा, देखो कब करेगा। सबसे पहला आंसर तो ये किया है हम लोगों ने कि जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास कॉग्निजेंस है उस ऑफेंस का और उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं और जो केस है वो समन केस है, तो वो समन इशू कर सकता है अक्यूज की अटेंडेंस के लिए। और अगर वारंट केस है तो ही में इशू अ वारंट इशू कर सकता है उसके अगेंस्ट इफ ही थिंक्स फिट, उसको सही लगता है तो वो समन भी उसके अगेंस्ट इशू कर सकता है टू ब्रॉट हिम और अपीयर इन दी कोर्ट। आगे देखते हैं। सो अपीयर इन दी कोर्ट वहाँ पे आएगा अगर हम उसके अगेंस्ट समन इशू कर सकते हैं एट अ सर्टेन टाइम बिफोर सच मजिस्ट्रेट इफ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन हिमसेल्फ सम अदर मजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, कभी भी इशू कर सकता है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसको, अगर नहीं है तो किसी और मजिस्ट्रेट को। ठीक है, सेकेंड चीज़ अब क्या देख रहे हैं, second case is no summon or warrant shall be issued against the accused under the subsection 1 until a list of prosecution witness has been filed। कभी भी कोई भी समन या वारंट इशू नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड जब तक कि प्रोसिक्यूशन की विटनेस की लिस्ट फाइल नहीं की जाती। ठीक है, थर्ड इज in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summon or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such प्लेंट। अगर आपको जो भी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है वो कंप्लेंट के बेसिस पे है, रिटन कंप्लेंट है, तो समन के साथ या फिर वारंट के साथ आप लोग कॉपी ऑफ दैट कंप्लेंट भी लगाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट वन इज द फोर्थ वन जो कि है व्हेन बाय एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स एंड द प्रोसेस फीस एंड अदर फीस आर पेबल। तो जो भी अपन ने ये जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा इशू की, जो भी इसकी फीस होगी वो पेबल होगी। नो प्रोसेस शैल बी इशूड अनलेस द फीस इज पेड, और तब तक कोई भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि वो फीस जो है वो पे नहीं हो जाती। अगर फीस नहीं पे होती, फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेन को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गई, हमने बात कर ली इशू ऑफ प्रोसेस की। ठीक है, सेक्शन मेंशन कर दिया 204 और उसके बाद में हमने उसको आगे डिस्क्राइब कर दिया। सो यही समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द जुडिशियल ऑफिसर competent to give special orders as to the distribution of a business among the judicial magistrate posted in a district judgment। यानी कि केवल हमें इतना बताना है कि कौन सा जुडिशियल ऑफिसर कॉम्पिटेंट होगा स्पेशल ऑर्डर्स देने के लिए, किसको, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टेड हैं। तो कौन है वो, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे सेक्शन भी मेंशन कर दिया, कहाँ दे रखा है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी में ये मेंशन है। इतना काफ़ी है क्योंकि क्या पूछा है, केवल हु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रिजम्पशन एज पर द सेक्शन 146 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एनआई एक्ट का क्वेश्चन है अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में जो प्रिजम्पशन है जो सेक्शन 146 में दे रखा है तो वो बताना है। सेक्शन 146 नहीं डिस्कस करना है पूरा इस क्वेश्चन में। क्या पूछा है, केवल उस प्रिजम्पशन के बारे में पूछा है। वो प्रिजम्पशन क्या है, रिलेटेड टू द डिसऑनर ऑफ अ चेक। आंसर क्या रहेगा इसका, द कोर्ट शेल ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ बैंक स्लिप और अ मेमो हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड presume that the fact of dishonor of such check until and unless such fact is disapproved। कहने का मतलब
जो कोर्ट है वो बैंक स्लिप मांगेगा या मेमो मांगेगा जिसके ऊपर मार्क किया हुआ हो कि वो डिसऑनर्ड चेक है। ठीक है, अगर उन्होंने ये चीज़ प्रोड्यूस कर दी कि ठीक है जो चेक है वो डिसऑनर चेक है बैंक स्लिप के थ्रू या किसी मेमो के थ्रू, तो कोर्ट ये मान लेगा, ये प्रिज्यूम कर लेगा, ये प्रिजम्पशन ले लेगा कि जो चेक है वो डिसऑनर्ड है जब तक कि उसे डिसअप्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, प्रिजम्पशन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 146 ऑफ द एनआई एक्ट। दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। Now let's talk about the question number 9, that is discuss the law relating to the power to commute sentence। पावर टू कम्यूट सेंटेंस यानी कि सीआरपीसी का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 433। ठीक है, कम्यूट सेंटेंस के रिलेटिंग हमें लॉ बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन सेंटेंस कम्यूट अ सेंटेंस, यानी कि किसी पर्सन जिसको आप सेंटेंस दे रहे हैं उसकी कंसेंट के बिना आप उसे एक जिसका जो सेंटेंस है वो कम्यूट कर सकते हैं ऑफ डेथ का या कोई और दूसरा पनिशमेंट। अ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हो सकता है बट वो 14 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, या फिर फाइन। दूसरा, द सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, फाइन भी मिल सकता है। तो ये क्या है, उसके सेंटेंसेस हैं, उसके अगेंस्ट जो भी आप डिसीजन लेंगे वो हो गया। ठीक है, कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 433 ऑफ द सीआरपीसी। ये भी जो क्वेश्चन है वो 2018 वाले के अंदर ये आरजेएस में मेंस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एंड व्हेन अ मजिस्ट्रेट कैन सेट असाइड द एक्स पार्टे ऑर्डर पास्ड while exercising the power under section 126 of the CRPC 1943। यानी कि क्या पूछ रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो कब और कैसे सेट असाइड कर सकता है एक्स पार्टे ऑर्डर, जो कि कब लिया गया है, कब दिया गया है वो एक्स पार्टे ऑर्डर, अंडर सेक्शन 126 ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि जो कि मेंटेनेंस रिलेटेड है। ठीक है, सो आंसर क्या रहेगा, अगेंस्ट एन एक्स पार्टी ऑर्डर द अग्रीव्ड पार्टी विद इन द 3 मंथ्स। अगर उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर आया है जिस भी पार्टी के अगेंस्ट, जो भी अग्रीव पार्टी है, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर showing a good cause in the application and proving it before the magistrate may get the ex parte order set aside। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, एग्रीव्ड पार्टी को जो भी मजिस्ट्रेट होगा उनके सामने क्या एप्लीकेशन लिखनी होगी, उस एप्लीकेशन में प्रूव करना होगा कि उन्होंने जो एक गुड कॉज देना होगा ताकि वो जो एक्स पार्टी ऑर्डर है उसे सेट असाइड किया जाए। ये कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 126 क्लॉज 2 प्रोवाइजो के अंदर ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, so and this is not Indian Evidence Act, this is the CRPC। ठीक है, so this is for the question number 10। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को ये मेरे 10 क्वेश्चन सही लगे हों तो आप इनको कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छे लग रहे हैं आंसर्स, ऐसे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मैं 10 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मेंस के क्वेश्चन देती रहूँगी, आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ सफिशिएंट। बाकी लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी इम्प्रोवाइजेशन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए हों तो। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।